हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कंज्यूमर गुड्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डिस्कस करने से पहले बता देता हूँ, इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड for the satisfaction of the consumers and are not used for production of other goods. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर्स अपनी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये गुड्स किसी और जगह पे फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ये सिर्फ कंज्यूमर यूज करते हैं अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए और कोई भी प्रोड्यूसर इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं करता। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। इनको कंजम्पशन गुड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स मिल्क, शूज, कुछ भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। देर आर 4 काइंड्स और टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आ जाता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, सेकेंड आ जाता है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, थर्ड आ जाता है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और फोर्थ आ जाता है सर्विसेज और नॉन मटेरियल गुड्स। ये सारे के सारे गुड्स मैंने आने वाली वीडियोस में डिस्कस किए गए हैं। अब जो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ वो सीरीज हर टॉपिक को 2 मिनट के अंदर खत्म करने की होगी। मैं कोशिश करूंगा कि 2 मिनट या उसके आसपास में मैं वो टॉपिक को खत्म कर दूं। मेरा मकसद ये है कि कोई भी वीडियो +2 की मैं 2 मिनट से ज्यादा ना बनाऊं, ताकि आप 2 मिनट में उस टॉपिक को समझ सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कंज्यूमर गुड्स होते क्या हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि 1 या 2 मिनट में सारा का सारा टॉपिक खत्म कर दूं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। ये वो गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, हाई वैल्यूड कंज्यूमर गुड्स होते हैं और ये कई साल तक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के, जैसे टीवी, कार, बाइक, रेफ्रिजरेटर, ऐसी चीजें जो कई साल तक आप यूज कर सकते हो और उनकी वैल्यू कंपैरेटिवली हाई होती है। उनको ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड कहा जाता है क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप यूज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इनसे पहले वाली वीडियो के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और इस चैप्टर के पूरे लिंक मैंने नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। ये वो गुड्स हैं जिनको आप तकरीबन 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स आर ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लोथ्स, शूज या फिर सॉक्स या कोई भी ऐसी चीज जो 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम चले, उसे हम सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं, ये वो गुड्स होते हैं जिनकी उम्र तकरीबन 1 साल के आसपास होती है, थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम, उनको सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज चेक करेंगे। आपका हर 2-2 मिनट में एक वीडियो खत्म हो जाएगी और आपका चैप्टर देखते देखते खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। ये वो गुड्स हैं जो एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही खत्म हो जाते हैं। जैसे सच गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। इनको हम सिंगल यूज मतलब क्योंकि एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, एग, मिल्क एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कोई भी चीज जो आपने खाई और खत्म हो गई वो सिंगल यूज कंजम्पशन गुड से कह देते हैं। या नॉन ड्यूरेबल क्योंकि इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, एक बार बनाना है, बनाना खाया खत्म, एप्पल है, एप्पल खाया खत्म। समझ गए बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। कई बुक्स में इस टॉपिक को इनटेंजिबल गुड्स भी कहा गया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करने से पहले बता दूं, इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप लिंक्स जाके चेक कर सकते हैं। नंबर वाइज पढ़ेंगे तो उसका मजा ही कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीज आर दोज इनटेंजिबल गुड्स विच, मैंने विच 2 बार लिख दिया, ठीक है, विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल शेप और साइज येट दे डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये वो गुड्स हैं जो इनटेंजिबल हैं, जिनकी फिजिकल शेप और साइज नहीं है, फिर भी ये ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स एटसेट्रा आर द गुड एग्जाम्पल्स। जो भी सर्विसेज आप लेते हो, डॉक्टर्स की, टीचर्स की, लॉयर्स की, सर्वेंट्स की, मेड्स की, वो सारे के सारे नॉन मटेरियल गुड्स हैं जिनको इनटेंजिबल गुड्स भी कहा जाता है या सिंपल वर्ड्स में सर्विसेज भी कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कैपिटल गुड्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दीज आर दोज गुड्स which are used in the process of production for several years and are of high value। ये वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री है, मान लो क्लोथ बनाने की, कपड़े की फैक्ट्री है, तो जो कपड़ा बनाने में जो मशीनें यूज होती हैं उसे कैपिटल गुड कहेंगे। फैक्ट्री जो है उसे कैपिटल गुड कहेंगे। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड देयर रेगुलर यूज लीड्स टू depreciation, that is loss of value, that is plant and machinery। कैपिटल गुड्स की सबसे अच्छी एग्जांपल प्लांट और मशीनरी है, और कैपिटल गुड्स का रेगुलर यूज करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन होती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, वो खराब हो सकती है, इसलिए उसको मेंटेनेंस करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, उसे मेंटेनेंस के ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। समझ की बात? तो सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, उनकी जो उम्र होती है वो सेवरल ईयर्स तक होती है। एग्जाम्पल, मशीनें, जो भी आप प्रोडक्शन के लिए मशीनें यूज करते हैं, और जो प्लांट है, जो फैक्ट्री है, उसे कैपिटल गुड कहा जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। टॉपिक का नाम है प्रोड्यूसर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। इनमें क्या फर्क है ये डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। इनकी एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर गुड्स में गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल प्लस गुड्स यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। दोनों की दोनों चीजें आ जाती हैं। बट ऑन द अदर हैंड, capital goods are those goods which are used in the production process for several years and they are of high value, that is plant and machinery। capital goods में सिर्फ ये वाले चीजें आती हैं, प्लांट एंड मशीनरी, और प्रोड्यूसर गुड्स में प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ रॉ मटेरियल या सिंगल यूज गुड्स भी आ जाते हैं। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में एज अ रॉ मटेरियल यूज होने वाली चीजें फालतू हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक बहुत ही आसान है। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी की सारी मशीन क्या कैपिटल गुड्स होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज हम डिस्कस करेंगे आज, और बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल, जूसर या शेकर अगर कंज्यूमर लेता है, मैं अपने घर के लिए लेता हूं, हाउस होल्ड यूज के लिए लेता हूं, तो उसे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड कहेंगे, क्योंकि उसकी उम्र 1 साल से ज्यादा है, वो कंज्यूमर गुड माना जाएगा क्योंकि मैंने घर के यूज के लिए लिया है। दूसरी तरफ अगर मैं कोई शॉप चलाता हूं जिसमें जूस बेचता हूं या शेक बेचता हूं, तो मैंने वही जूसर या शेकर लिया है, तो वो मेरे लिए एक फिक्स एसेट है और वो कैपिटल गुड माना जाएगा। सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं घर के यूज के लिए लेता हूं तो वही सेम मशीन मेरी कैपिटल गुड नहीं रहेगी, वो मेरी कंज्यूमर गुड हो जाएगी। और अगर वही सेम मशीन मैं कमाई के लिए लेता हूं, कमाने के लिए लेता हूं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेता हूं, तो वो कैपिटल गुड मानी जाएगी। एग्जाम्पल, मैंने कार ली, एक और एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कार ली, खुद ड्राइव कर रहा हूं, तो वो कंज्यूमर गुड की तरह डील होगी। मगर अगर मैंने कहीं टैक्सी लगा ली तो वो कैपिटल गुड की तरह डील होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। दोनों में क्या फर्क है जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर गुड्स में पहला पॉइंट आ जाता है, इट लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसके थ्रू ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई किया जा सकता है। बट दीज डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इससे ह्यूमन वांट्स की डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंज्यूमर इनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता। इनफैक्ट दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये गुड्स को इस्तेमाल करके दूसरे गुड्स बनाए जा सकते हैं, क्या पता वो गुड्स ह्यूमन सेटिस्फैक्शन दें। समझ की बात? तो ये एक टाइप की इनडायरेक्ट ह्यूमन सेटिस्फैक्शन होगी, ये डायरेक्ट होगी, क्योंकि इसको कंज्यूमर गुड्स को डायरेक्टली लेके सेटिस्फैक्शन अटेन की जा सकती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी आप कंज्यूमर गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करते हो उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो भी आप कैपिटल गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करते हो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, हायर कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर ज्यादा कंज्यूमर गुड्स इस्तेमाल हो रही हैं या उनकी कंजम्पशन हो रही है, तो ये दिखाता है कि उस कंट्री में वेलफेयर काफी ज्यादा हो रही है या लोगों की वेलफेयर काफी हाई है।
हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी विच इज गुड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अगर प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स की बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये दिखाता है कि हमारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, फ्यूचर में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा मशीनें बनेंगी उतने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज और बनेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ फाइनल गुड्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक है। फाइनल गुड्स से पहले वाली वीडियोस और इसके बाद वाली वीडियोस के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो ऑलरेडी अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, इनमें फर्दर कोई और वैल्यू ऐड नहीं होगी और ये अपने फाइनल यूजर्स के लिए रेडी हैं। फाइनल गुड्स आर ऑफ्टन क्लासिफाइड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे फाइनल कंज्यूमर गुड मैं लगा लूँ कार। अब मैंने एक बार कार ले ली, मैं अपने लिए लूंगा ना, मैं इसको कोई मॉडिफाई करके बेचने की कोशिश करूंगा तो जितने की मैंने शोरूम से निकलवाई थी, चाहे मैं जितना मर्जी खर्चा कर लूं इसके ऊपर, उतने की तो नहीं ना दोबारा बिकेगी। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड, जैसे प्रोड्यूसर ने कोई जनरेटर लिया या कोई मशीन ली तो वो अपने इस्तेमाल के लिए ली ना, उससे उसने फर्दर गुड बनाने, वो बेचनी थोड़ी ना। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है और फर्दर उनमें वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ये करवाने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नंबर वाइज जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड कंज्यूमर्स आर देयर फाइनल यूजर्स। ये वो गुड्स हैं जो अपने फाइनल यूजर्स के लिए रेडी हैं और इन गुड्स का कंज्यूमर, जो इन गुड का जो यूजर है वो कंज्यूमर होता है। एग्जाम्पल ब्रेड, बटर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीजें जो कंज्यूमर गुड के लिए एकदम, कंज्यूमर के लिए एकदम तैयार है और उसने सीधा डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करना है, उनको फर्दर कोई वैल्यू ऐड करके आगे नहीं बेचना। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो कंज्यूमर्स के लिए रेडी हैं, दे आर रेडी टू यूज। फॉर एग्जांपल मैं फैन लेके आता हूं अपने घर के लिए, तो मैंने छत पे लगा दिया, फैन चलने लग गया। एसी लेके आया, एसी फिटिंग करा दी, चलने लग गया। वो क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और अगर यही गुड्स मैं अपनी शॉप पे लगा लेता या अपनी दुकान पे लगा लेता या अपनी फैक्ट्री में लगा लेता तो वो और गुड्स माने जाते, फिर कंज्यूमर गुड्स ना होते। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा होता है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ये शुरू करवाने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नंबर वाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर देयर फाइनल यूजर्स। ये वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर्स के लिए एकदम रेडी टू यूज है और ये प्रोड्यूसर एकदम यूज करता है, इनमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड नहीं करता। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर जनरेटर्स। प्रोड्यूसर ने कोई काम करना है, उसको जनरेटर चाहिए, वो जनरेटर खरीद के लाता है और एकदम इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ट्रैक्टर्स वगैरह वगैरह, समझ की बात? इनमें कुछ वैल्यू एडिशन करके फर्दर थोड़ी ना बेचता है, सीधा लाता है और इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इनके ऊपर जो भी पैसा खर्च करके इनको खरीदा जाता है उस पैसे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करेगा वो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, ठीक है ना। और कंज्यूमर जो भी खर्चा करता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। आई होप। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंटरमीडिएट गुड्स। ये शुरू करवाने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस देयर प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन and value is still to be added in these goods and which are not yet ready for use by their final users। तो ये फाइनल गुड्स के अपोजिट हैं एकदम। ये वो गुड्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की, अभी इनमें वैल्यू ऐड होनी है, प्लस ये रेडी नहीं है यूज करने के लिए। समझ गए बात? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट दीज are those goods which are purchased by one firm from the other firm as a raw material or as a good for resale। ये वो गुड्स हैं जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी खरीदती है, दूसरी से फर्दर उसमें कुछ ऐड करके तीसरी को बेचती है। सिंपल वर्ड्स में एज अ रॉ मटेरियल। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है वो फाइनल गुड की वैल्यू बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर इंटरमीडिएट गुड है लोहा, ठीक है, स्टील का एग्जांपल लेते हैं। अगर स्टील से कार बनी, ठीक है, स्टील से कार बनती है तो स्टील की कॉस्टिंग कार की कॉस्टिंग में तो इंक्लूडेड ही होगी ना। एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल व्हीट
वीट का जब आटा बनाया जाता है, ठीक है, तो जो वीट की कॉस्टिंग है वो आटे की कॉस्टिंग में तो इंक्लूडेड ही होती है। अगर वीट 5 रुपए किलो है या 10 रुपए किलो है तो आटा तो 30-40 रुपए किलो है, समझ गए ना बात। तो उसमें 30-40 रुपए किलो में वीट की कॉस्टिंग तो आ ही गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक का नाम है सेम गुड्स मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। एक गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है और वही गुड फाइनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका किसने इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, परचेज ऑफ ऑरेंज, अगर संतरा किसी ने परचेज किया है, इफ परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स, अगर कंज्यूमर ने परचेज किया है तो इसको एज अ फाइनल गुड ले सकते हैं कि उसने क्या किया, मैंने संतरा लिया, घर लेके आया, छीला खा गया या फिर जूस निकाल के पी गया, वो मेरे लिए फाइनल गुड है, समझ गए बात। बट अगर वही संतरा, इट इज ऑरेंज इज परचेज्ड बाय जूस शॉप, देन इट विल बी रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इसने, जो शॉप वाला है, जो सेलर है, इसने, जूस वाला है, इसने इस गुड को एज अ रॉ मटेरियल यूज करना है और इससे फर्दर कुछ ना कुछ बना के उसको सेल करना है। तो सिंपल वर्ड में सेम गुड कैन बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड उनके लिए जिन्होंने सीधा लेके खुद कंज्यूम कर लेना है, इंटरमीडिएट उनके लिए जिन्होंने फर्दर प्रोडक्शन करके इसकी शेप साइज चेंज करके कुछ और चीज बना के उसको बेचना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है, शुरू कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, दीज गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन एंड आर नॉट रेडी फॉर फाइनल यूजर्स। ये जो गुड है ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बीच में ही है, अभी इसका फर्दर प्रोडक्शन होना है और ये फाइनल यूजर्स के लिए रेडी नहीं है। दूसरी तरफ फाइनल गुड्स में दीज आर दोज गुड्स आर आउटसाइड, मतलब ये जो गुड्स हैं ये आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन होते हैं एंड दे आर रेडी फॉर द फाइनल यूजर्स। ये फाइनल यूजर्स के लिए एकदम तैयार है, कोई भी इनको लेके सीधा इस्तेमाल कर सकता है। फिर अगला पॉइंट आता है इंटरमीडिएट गुड्स का, दीज गुड्स मे बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। मगर दूसरी तरफ फाइनल गुड्स में दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, वो तो फाइनल है, वो तो तैयार है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स में पॉइंट आ जाता है, दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट। जो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनको फर्दर बेचा जाता है ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। मगर फाइनल गुड को दोबारा बेचोगे तो प्रॉफिट थोड़ी ना मिलेगा। अगर आपने कार खरीद ली, जब नवी खरीदोगे तो जब दोबारा बेचने जाओगे तो वो रेट थोड़ी ना मिलेंगे। दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय फर्म्स या बाय इंडिविजुअल्स भी लिख सकते हो फॉर प्रॉफिट्स। तो अगर इनको दोबारा रीसोल करते भी हैं, रीसेल करते भी हैं, दोबारा बेचते भी हैं तो प्रॉफिट नहीं होता। वैल्यू इज येट टू बी एडेड इन दीज गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स में अभी वैल्यू ऐड होनी होती है। दूसरी तरफ फाइनल गुड्स में वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड इन दीज गुड्स, फाइनल गुड्स में जो होना तो हो गया, फर्दर वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स में एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये 3-4 हैं वर्ड्स, आप नोट कर सकते हो। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 6th पॉइंट में आ जाता है, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा होता है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। ऑन द अदर हैंड फाइनल गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा होता है वो नेशनल इनकम में ऐड होता है। दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट। इसको करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज पढ़ेंगे तो मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज यूज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट आपकी तनख्वाह का वो हिस्सा है जो कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल में एडिशन होती है। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज देयर कैपिटल स्टॉक। प्रोड्यूसर हमेशा चाहते हैं कि उनका कैपिटल स्टॉक बढ़े, सो दैट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंक्रीजेस ओवर टाइम, ताकि उनकी प्रोड्यूस करने की, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी पहले से ज्यादा हो जाए। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन ईयर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एक गिवन टाइम पीरियड में अगर उनका कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी कैपिटल स्टॉक में इजाफा होगा, बढ़ावा आएगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो कई लोग कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है इस प्रोसेस को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाए। कई जगह कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट को मतलब एक ही वर्ड की तरह देखा जाता है, समझिए बात। और दूसरा, जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो कैपिटल स्टॉक इंक्रीज कर जाता है। इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ये
ये जो 4 इन्वेस्टमेंट्स हैं ये मैंने अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन की हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। It refers to the expenditure of the producers on the purchase of fixed assets or capital goods like plant and machinery. Fixed investment वो इन्वेस्टमेंट होती है, वो खर्चा होता है प्रोड्यूसर का जो कि वो फिक्स्ड एसेट्स पे करता है, जैसे कि कैपिटल गुड्स खरीदता है, जैसे प्लांट या मशीनरी के ऊपर स्पेंड करता है। समझ गए बात? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर अंदर जितना भी फिक्स एसेट्स का स्टॉक बढ़ा प्रोड्यूसर के पास, उतना ही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुई है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखना है तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। कि एंड ऑफ द ईयर के पास उसके पास फिक्स एसेट्स की कितना स्टॉक है। फॉर एग्जांपल 10 मशीनें हैं, माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जब साल शुरू हुआ तो उसके पास 6 मशीनें थी, साल एंड हुआ उसके पास 10 मशीनें हैं, तो 4 मशीनें ऐड हो गई ना, तो 4 मशीनों के जितना भी खर्चा लगा होगा वो फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर of the producers on the purchase of fixed assets or capital goods like plant and machinery। तो सबसे पहले आपने एक नंबर की लाइन लिख दी कि भाई फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है। फिक्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो प्रोड्यूसर फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए करता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स एसेट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस या बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला, इट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी। जितना ज्यादा फिक्स एसेट्स आएंगे उतना ज्यादा मशीनें आएंगी, उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जितना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा नई मशीनें आएंगी, तो नया माल बनेगा ना, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हायर आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या जीडीपी ग्रो करेगी। सिंपल वर्ड्स में तो तीनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है कि भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो आउटपुट बढ़ती है, आउटपुट बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये कराने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नंबर वाइज चेक करेंगे तो सारा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। It refers to the investment on the stock of finished goods, semi-finished goods और रॉ मटेरियल। जो भी आप फिनिश गुड के स्टॉक के ऊपर, आप मतलब बीइंग प्रोड्यूसर फिनिश गुड के स्टॉक के ऊपर या सेमी फिनिश गुड के स्टॉक के ऊपर या रॉ मटेरियल के ऊपर पैसा लगाते हैं, उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर्स होल्ड स्टॉक। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोड्यूसर के पास कुछ ना कुछ स्टॉक तो पड़ा होता है। वो फिनिश गुड का भी हो सकता है, सेमी फिनिश गुड का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल के का भी हो सकता है। चेंज इन सच इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर उस स्टॉक में पूरे ईयर में चेंज आता है, बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है, बढ़ावा आता है, तो उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। मान लो साल के आखिर में मेरे पास 100 kg स्टॉक पड़ा है किसी भी चीज का, लेट, ठीक है, माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मेरे पास 60 kg पड़ा था, तो चेंज कितने का आया? 40 kg का चेंज आया ना, तो ये 40 kg की जो भी वैल्यू होगी उसे मैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहूंगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट ऑन, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड का स्टॉक भी रख सकता हूँ और रॉ मटेरियल का स्टॉक भी रख सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हमारे लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट ऑन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। जब भी प्रोड्यूसर फिनिश गुड के स्टॉक के ऊपर पैसा लगाए या सेमी फिनिश गुड के स्टॉक के ऊपर पैसा लगाए या रॉ मटेरियल के ऊपर पैसा लगाए, उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉलोइंग पॉइंट्स विल प्रूव दिस आर्गुमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट। तो आपको मैंने बताया था ना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक तो रॉ मटेरियल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना या फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपने रॉ मटेरियल
के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके क्या फ़ायदे हैं? इट एंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैंने रॉ मटेरियल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके बल्क में रॉ मटेरियल ले लिया, तो जब भी मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा मैं ले लूँगा अपने गोडाउन से। समझ के बात? अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट रहेगी, चाहे मार्केट या इकोनॉमी में जो मर्जी होता रहे। इट अवॉइड्स देयर डे टू डे परचेजेस फ्रॉम मार्केट। अगर मैं बल्क में स्टॉक रख लूँगा तो मुझे रोज़ रोज़ नहीं ना खरीदने जाना पड़ेगा। अब प्रोड्यूसर अगर रोज़ ही रॉ मटेरियल लेने चला रहे तो हो गया उसका काम। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक रखेंगे तो क्या हो गया? इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट enables द प्रोड्यूसर्स टू मीट पोटेंशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब जो भी दुकानदार अपने दुकान पे अच्छा स्टॉक रखता है उसकी अच्छी क्लाइंटेज बनती है, क्योंकि जब भी कस्टमर दुकान पे जाएगा अगर वो ये कह देगा चलो आप ऑर्डर दे दो मैं कल ले आऊँगा परसों ले आऊँगा, तो दोबारा दुकानदार के पास कस्टमर कभी नहीं जाएगा। तो कस्टमर उसी दुकान पे जाता है जहाँ पे अच्छी वैरायटी मिलती है। इसीलिए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ज़्यादा रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा खर्चा होता है प्रोड्यूसर का जो कि वो नई मशीनें खरीदने पे, नए एसेट्स खरीदने पे लगाता है, प्लस जो पुराने एसेट्स हैं, जो पुराने वॉर्न आउट एसेट्स हैं, उनकी रिपेयर पे या उनको रिप्लेस करने पे लगाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। जो एग्जिस्टिंग एसेट्स की रिप्लेसमेंट करता है उसे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है या फिर डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इसको मैंने फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट, जो कि नए एसेट्स पे जो खर्चा किया उसने वो है, प्लस डेप्रिसिएशन मतलब उसने जो पुराने एसेट्स हैं उनको रिपेयर वगैरह कराने में या रिप्लेस कराने में। एक और फार्मूला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स पे जो खर्चा हुआ और स्टॉक पे जो खर्चा हुआ उसे टोटल मिलाएंगे तो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनेगी। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन भी होता है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट हो गए नए एसेट्स जो आए हैं प्लस डेप्रिसिएशन जो पुरानों पे जो खर्चा हुआ है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करूंगा। टॉपिक का नाम है नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है नेट इन्वेस्टमेंट? इसको शुरू कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कीजिए और नंबर वाइज पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। जब भी कोई प्रोड्यूसर सिर्फ नए एसेट्स पे खर्चा करता है, कोई नई मशीनें लेके आता है या नया प्लांट लगाता है, उसी को नेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, सिर्फ नई मशीनें और नई प्लांट पे जो पैसा लगा है वही नेट इन्वेस्टमेंट है। और जो एग्जिस्टिंग में जो रिपेयर पे खर्चा हुआ है या रिप्लेसमेंट पे खर्चा हुआ है वो नेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेट इन्वेस्टमेंट शोज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये हमें यही बताता है कि एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में कितना एडिशन हुआ है, कितना नया सामान आया है, कितनी नई मशीनें आई हैं। समझ गए बात? तो अगर इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में बताना है तो ये है नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपको पता है ना, नई मशीनें प्लस एग्जिस्टिंग मशीनों की रिपेयर मतलब डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट आ जाती है। तो अगर वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट या डेप्रिसिएशन माइनस कर ली जाए तो नेट इन्वेस्टमेंट का पता लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज़ मैंने आपको इस टॉपिक में बताई है। ये टॉपिक कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज चेक कीजिए। इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब क्या होता है? सिर्फ नई मशीनों पे या नए एसेट्स पे लगाया गया पैसा। इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इस पे जो पुरानी मशीनें है उस पे जो खर्चा हुआ वो नहीं आता। नेट इन्वेस्टमेंट शोज नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक। जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उस पे जो नेट एडिशन हुआ है, जो नई मशीनें आई हैं, वो ही सिर्फ इसमें इंक्लूडेड होती हैं। दैट इज वाई नेट इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसके 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। इट रेजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, क्योंकि नई मशीनें आएंगी, नया एसेट्स आएगा तो कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब नई मशीनें आएंगी, जब हम नई मशीनें खरीदते हैं तो जो मशीनें बनाने वाली कंपनी है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। प्लस
यस जो मशीन चलाएगा बंदा उसको भी तो जॉब मिल ही जाएगी ना। थर्ड, नेट इन्वेस्टमेंट शोज नेट राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू विच जीडीपी राइजेस। तो नेट इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होती है उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी और जीडीपी बढ़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। ये करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन यूज ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इसमें क्या आ जाता है? प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलीट और आउटडेटेड। सिंपल वर्ड्स में, जब भी आप किसी भी कैपिटल एसेट को या फिक्स एसेट को इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल करते हुए जो नॉर्मल वीर एंड टियर हो जाता है, या फिर उसका एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जाते हैं, या फिर पड़े पड़े वो चीज़ ऑब्सोलीट हो जाती है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आ जाते हैं, मतलब उसकी वैल्यू गिर जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो डेप्रिसिएशन मांगती है। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। समझ गई बात? इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। डेप्रिसिएशन में अकर ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये होना ही होना है फ्यूचर में। जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आएगी और ये गिर जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए भी कैपिटल की वैल्यू गिर जाती है। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में नेचुरल कॉजेज आ गए या फिर इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया, इस वजह से भी जो कैपिटल है उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो डेप्रिसिएशन सिंपल वर्ड्स में किसी भी कैपिटल एसेट को लगातार इस्तेमाल करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वेयर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू का गिरना, या नॉर्मल एक्सीडेंटल रेट या एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से उसकी वैल्यू का गिरना, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से गिरना। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूंगा इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Expected obsolescence includes number 1, loss of value of fixed assets when these becomes obsolete or outdated owing to change in technology। अगर टेक्नोलॉजी के चेंज होने से वो जो कैपिटल एसेट है वो आउटडेटेड हो गया है, वो जो फिक्स एसेट्स है वो उसकी वैल्यू गिर गई है क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया है, इसलिए एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आते हैं, उसकी वैल्यू गिर जाती है। दूसरा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में आते हैं लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलीट ड्यू टू चेंज इन डिमांड। डिमांड ही गिर गई, डिमांड ही चेंज होगी। ठीक है। टेक्नोलॉजी और डिमांड के गिरने की वजह से अगर उस एसेट की वैल्यू को कुछ होता है, नेगेटिव असर आता है, तो उसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस is estimated by producers on the basis of their knowledge and experience of the market condition। तो जो expected obsolescence है वो बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से पता लगाते हैं कि भाई अगर मैंने ये मशीन खरीदी, ये मेरी इतने एक साल चलेगी, इतने साल के बाद वो आउटडेटेड हो जाएगी। समझ गए ना बात? इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हर एक कंपनी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती है, उसके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाई हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। It occurs owing to natural calamities and fall in the market value of asset due to economic recession। किसी भी कैपिटल की वैल्यू का गिरना ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, जलजला आ गया, फ्लड्स आ गए, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट का गिरना ड्यू टू रिसेशन आ गया। ठीक है। उसको हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाता कोई भी कि ये एकदम अचानक से हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी ओनली कंसिडर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नॉट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। जब भी हम डेप्रिसिएशन को मेजर करते हैं तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को कंसिडर करते हैं, ना कि अनएक्सपेक्टेड वो, क्योंकि ये तो पता ही नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इट इज मैनेज्ड थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट्स। तो इस वजह से, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए, कैपिटल एसेट्स को सेव करने के लिए वो इंश्योरेंस करवाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस वर्सेस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं इनमें। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। डिमांड के चेंज होने से या टेक्नोलॉजी के चेंज होने से एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आते हैं। दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आते हैं नेचुरल कैलामिटीज या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से। समझ गई बात? सेकंड पॉइंट आ जाता है
है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में, इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, मगर अनएक्सपेक्टेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इनफैक्ट इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल लॉस। ये कैपिटल लॉस की जो है उसमें आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट इसमें, इट इज मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू मतलब कंसीडर करते हैं, उसको उसके थ्रू मैनेज करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ इट इज मैनेज्ड थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट्स। इसको हम इंश्योरेंस के थ्रू करने की कोशिश करते हैं मैनेज, क्योंकि इंश्योरेंस के थ्रू हम सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को इंश्योरेंस के थ्रू ही कवर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्सेस कैपिटल लॉस। इन दोनों में क्या फर्क है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स दैट इज कैपिटल गुड्स व्हाइल दीज आर बीइंग कंटिन्यूअसली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट को आप लगातार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हो और उसकी वैल्यू गिरती है तो उसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहा जाता है। मगर कैपिटल लॉस तब होता है व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज, अगर इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बिना इस्तेमाल किए इस किसी भी कैपिटल एसेट की वैल्यू गिरती है तो उसे कैपिटल लॉस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इट इज अ लॉस ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से भी हो सकता है, एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से भी हो सकता है, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से भी हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरी तरफ कैपिटल लॉस क्या होता है, इट इज अ लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज और फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। रिसेशन की वजह से उस कैपिटल एसेट की वैल्यू का गिरना, या फिर नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से उसकी वैल्यू का गिरना। थर्ड पॉइंट आ जाता है, इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये जो है कैपिटल की जो कंजम्पशन है, ये जो लॉस ऑफ कैपिटल से थोड़ी सी डिफरेंट है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कैसे मैनेज की जाती है, इसके लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखते हैं। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, उसकी भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो कैपिटल लॉस है, इसको हम मैनेज करते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। समझ के बात। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और टॉपिक करवाने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द फंड्स विच द प्रोड्यूसर्स कीप फॉर द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा है जो कि प्रोड्यूसर्स अपनी जेब में रखते हैं, अलग से साइड में रखते हैं अपने किसी भी अकाउंट में, ताकि वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकें। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द फंड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ, चलते चलते मेरी मशीन खराब हो गई या रुक गई या उसमें कोई डिफॉल्ट आ गया, तो खड़े पैर पैसे चाहिए होंगे ना, इमरजेंसी में पैसे चाहिए होंगे। वो पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, वो पैसे मैं लाऊंगा अपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में जो मैंने रखे होंगे उनको इस्तेमाल करके। नो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड विल लीड टू लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ही नहीं होगा तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं आएंगे। रिप्लेस कैसे करोगे वॉर्न आउट एसेट्स को, ठीक है ना। इट में रिड्यूस द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, क्योंकि खड़े पैर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे कि जो मशीन खराब होगी आपकी आप उसको इस्तेमाल कर सको। फर्दर इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। दिस में फर्दर रिड्यूस ओवरऑल जीडीपी। इससे पूरी इकोनॉमी में जो फैक्ट्रीज हैं वो अपना काम करना पहले से बंद कर देंगी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे जो मशीनें खराब हुई हैं उनको सही करवाने के लिए। द इकोनॉमी विल स्लिप इनटू द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। पूरी की पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा सकती है, रिसेशन की तरफ जा सकती है, या ऐसे ही चलता रहा तो डिप्रेशन की तरफ भी चली जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करना, उसे स्टॉक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी जेब में कितने पैसे हैं, ये है स्टॉक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पूरे महीने में कितने पैसे आते जाते रहते हैं, ये फ्लो हुआ। समझ की बात। इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल। जो स्टॉक होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता, बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये टाइम डायमेंशनल इसलिए नहीं होता क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम की बात चल रही होती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही इसको डिस्कस किया जाता है, इसलिए ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में, स्टॉक किसी भी चीज को मेजर करना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक का नाम है फ्लो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो का मतलब है किसी भी एक चीज की, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को निकालना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इनकम आपकी पर मंथ है, पर डे है, पर ईयर है। समझ गई बात। इट इज टाइम डायमेंशनल एज इट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, दैट इज पर डे, पर मंथ, पर एनम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो फ्लो का कॉन्सेप्ट है ये टाइम डायमेंशनल होता है और स्टॉक का कॉन्सेप्ट टाइम डायमेंशनल नहीं होता। इसमें हम वेरियस टाइम पीरियड्स की बात कर रहे होते हैं, पर टाइम पीरियड बात कर रहे होते हैं कि पर मंथ कितनी तनख्वाह है, पर ईयर कितनी तनख्वाह है, या फिर पर मंथ कितना खर्चा करते हो, वगैरह वगैरह। तो फ्लो कोई भी ऐसी वेरिएबल जिसको हम मेजर करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको फ्लो कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्टॉक वर्सेस फ्लो। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी हम किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं उसे स्टॉक कहते हैं। मैं बार बार स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास पढ़ने आए थे, मैं उनको कहता हूँ अभी आपकी जेब में जो पैसे हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं, क्योंकि अभी मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी वेरिएबल को मेजर करो उसे स्टॉक कहते हैं। फ्लो क्या होता है? इट रेफर्स टू द वेरिएबल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को मेजर करें उसे फ्लो कहते हैं। फिर मैं एग्जांपल देता हूं कि पूरे महीने आपके पास कितने पैसे आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो फ्लो है। अभी जितने जेब में पड़े हैं वो स्टॉक है, क्योंकि इसमें अभी की बात हो रही है, अभी के पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। समझिए बात। तो स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है और फ्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, स्टॉक में इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें एक ही पॉइंट की बात हो रही है तो ये टाइम डायमेंशनल तो नहीं हुआ। दूसरी तरफ इट इज टाइम डायमेंशनल क्योंकि इसमें टाइम की बात होती है, पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, या पर वीक के हिसाब से, या पर ईयर के हिसाब से, तो ये टाइम डायमेंशनल है। नेक्स्ट, स्टॉक इंपैक्ट फ्लो। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टॉक इम्पैक्ट मतलब स्टॉक असर डालता है किसको? फ्लो को। जितना ज्यादा स्टॉक होगा कैपिटल गुड्स का, मशीनों का जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना ही ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बनेगा। दूसरी तरफ फ्लो इम्पैक्ट स्टॉक, फ्लो भी स्टॉक को असर डालता है। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, जितना ज्यादा फ्लो है आपकी कमाई की, इनकम की, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ। जितना ज्यादा आप कमाते हो उतना ज्यादा ही आप वेल्थ करके रखोगे और स्टोर उतना ही ज्यादा स्टॉक ऑफ वेल्थ आपके पास ज्यादा होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है हाउस होल्ड सेक्टर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बता देता हूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट इज दैट सेक्टर विच कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल वर्ड्स में हाउस होल्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो हाउस होल्ड सेक्टर ने, जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने बनाए हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूमर होता है जो हाउस होल्ड सेक्टर बनाता है, प्लस हाउस होल्ड सेक्टर सप्लायर ऑफ फैक्टर सर्विसेज होता है। हाउस होल्ड सेक्टर से ही तो ये जो फैक्टर सर्विसेज देने वाले हैं अपनी वो निकलते हैं। समझ गए ना बात? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लायर कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूसर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है विच प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करते टाइम ये कुछ इनपुट्स लेता है। इनपुट्स मतलब फैक्टर सर्विसेज लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, जिनको ये प्राइजेस पे करता है। समझिए बात। तो वेज जनरेशन करता है और गुड्स बनाता है, और ये जो गुड्स बनाता है उसे हाउस होल्ड सेक्टर और इवन गवर्नमेंट सेक्टर कंज्यूम करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गवर्नमेंट is a welfare agency that performs such welfare functions as of law and order and defense। तो गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी है, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका मेन काम है वेलफेयर फंक्शंस करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिफेंस करना, ठीक है, डिफेंस करना कंट्री की, ठीक है। गवर्नमेंट also acts as a producers sometimes in the mixed economy and socialist economy। तो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस करती है मिक्स्ड इकोनॉमीज में और सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अपनी खुद की फैक्ट्रीज वगैरह भी खोल लेती है, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप कर लेती है, ठीक है, कुछ भी कर सकती है, मगर गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। टॉपिक का नाम है एक्सटर्नल सेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूंगा इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक्सटर्नल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से डील करता है, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो कैपिटल का जो फ्लो है वो जो होता है उससे डील करता है। इस सेक्टर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो। अब ये सर्कुलर फ्लो होता क्या है?
इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड मनी इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में गुड्स का, सर्विसेज का और मनी का जो फ्लो घूम रहा है उसे सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे एक बंदा है, उसने कोई चीज खरीदी, दूसरे के पास पैसे चले गए, दूसरे ने कुछ और खरीदा, उसके पास पैसे चले गए, ऐसे घूमता जा रहा है ना पैसा। मान लो मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने आया, मैंने उससे फीस ले ली, उसको सर्विसेज मिल गई और मुझे क्या मिल गया, मुझे पैसा मिल गया। अब जो मुझे पैसा मिला, मैं मिठाई की दुकान पे गया, मैंने मिठाई खरीदी, मुझे गुड़ मिल गए और मिठाई वाले को पैसे मिल गए। अब वो आगे खर्चेगा। तो ऐसे पैसा, गुड्स एंड सर्विसेज घूम रहे हैं, इस चीज को सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। सर्कुलर फ्लो जो होता है ये दो टाइप का होता है बेसिकली, ठीक है। सर्कुलर फ्लो इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज रियल फ्लो। रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें पैसे की बात बिल्कुल नहीं हो रही, सिर्फ गुड्स या सर्विसेज के फ्लो को रियल फ्लो कहा जाता है। और दूसरा आ जाता है मनी फ्लो, इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी ओनली, इसमें सिर्फ मनी या मनी के जो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रियल फ्लो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो विच शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। रियल फ्लो एक सर्कुलर फ्लो का टाइप होता है जो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को दिखाता है, मनी के फ्लो को नहीं दिखाता, ठीक है। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ नीचे। इस तरफ मैंने लिखा है प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरी तरफ लिखा है मैंने हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को देते हैं, तो मैंने एरो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ लगाया हुआ है। और हाउस होल्ड सेक्टर जब भी निकलता है घर से काम करने के लिए और जो प्रोड्यूसर सेक्टर को जाके अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है, तो अब ध्यान से समझो कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने उधर गुड्स एंड सर्विसेज दिए और हाउस होल्ड सेक्टर से बंदे निकल के काम करने जाते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर में। इन दोनों आदान प्रदान या फिर दोनों का जो आपस में लेन देन है ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में है ना, इसको रियल फ्लो कहा जाता है। इसमें मनी की डिस्कशन नहीं की जाती। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मनी फ्लो। शुरू करवाने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। मनी फ्लो एक सर्कुलर फ्लो का पार्ट है। पहला पार्ट आता है रियल फ्लो, दूसरा पार्ट आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में सिर्फ मनी के फ्लो की बात चल रही होती है। तो इसका मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोड्यूसर सेक्टर लिया है, राइट हैंड साइड पे मैंने हाउस होल्ड सेक्टर लिया है। और ये मैं आपको बता दूं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब मैं दोबारा आपको पिछला डायग्राम दिखाता हूं। तो अगर प्रोड्यूसर सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो ये रियल फ्लो का पार्ट है, मगर फालतू में तो नहीं ना कर रहा, मुफ्त में तो नहीं ना कर रहा। उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ गए बात, जो भी इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए उसके पैसे। दूसरी तरफ अगर हाउस होल्ड सेक्टर से निकल के बंदे जा रहे हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो मुफ्त में काम थोड़ी ना कर रहे हैं। उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर उनको क्या दे रहा है, फैक्टर इनकम्स। तो इस वाले मॉडल में सिर्फ इनकम्स की बात हो रही है कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम्स देता है। सिर्फ मनी की बात हो रही है, इसलिए इसको मनी फ्लो कहा जाता है। और जो रियल फ्लो होता है वो मनी फ्लो का उल्टा होता है। रियल फ्लो मतलब गुड्स देना, उसके बदले मनी फ्लो आएगा, मतलब पैसा आएगा। समझ गए ना बात। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल कैसे काम करता है ये हम आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन दिस मॉडल वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी इन केस ऑफ ओनली टू सेक्टर्स। सिर्फ दो सेक्टर्स जब भी होते हैं तो उस केस में इकोनॉमी का काम कैसे चलता है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और दो सेक्टर्स कौन से हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। नीचे मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने दिया है प्रोड्यूसर सेक्टर और राइट हैंड साइड पे मैंने दिया है हाउस होल्ड सेक्टर। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और उसे प्रोवाइड करता है। मगर हाउस होल्ड सेक्टर क्या मुफ्त में ये गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, बिल्कुल नहीं। हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से क्या जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी वो कंजम्पशन करते हैं जो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करता है उसका पैसा उसको दिया जाता है। समझ गए बात। दूसरी तरफ हाउस होल्ड सेक्टर जब निकलता है काम करने के लिए तो वो अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर को। मुफ्त में करता है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर इनकम्स देनी पड़ती हैं। ये मैंने फैक्टर इनकम्स के स्पेलिंग गलत लिखते या लिखते लिखते कुछ और करने लग गया होगा। तो फैक्टर इनकम्स प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को। तो इस तरीके से एक टू सेक्टर सिंपल मॉडल काम करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लीकेजेस इन सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के अंदर लीकेजेस क्या होती हैं? लीकेजेस includes all those variables
विच रिड्यूस और कॉन्ट्रैक्ट द सर्कुलर फ्लो। तो आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, पैसा, गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में घूमते रहते हैं। तो लीकेज वो वेरिएबल हैं जिनकी वजह से ये सर्कुलर फ्लो छोटा हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, सेविंग्स। अगर मेरे को जो पैसे आए हैं, जो मैं कमाई करता हूँ, वो मैं सेव कर लूंगा और मार्केट में नहीं डालूंगा तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, लीक हो जाएगा, ठीक है ना, इकोनॉमी से निकल जाएगा। टैक्सेस, सरकार जब भी इकोनॉमी पे टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है, कुछ भी लगाती है, टैक्सेस या उसके रिलेटेड जो मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस है ना, तो इकोनॉमी से पैसा निकल जाता है। अब जब सरकार खर्चा करेगी तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, नहीं तो इकोनॉमी से तो पैसा निकलेगा ही। थर्ड आ जाता है इंपोर्ट्स। जब भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो पैसा तो सारा बाहर चला जाता है, समझिए ना बात। और भी कई मतलब वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू लीकेजेस होती है, बट ये मेन है। लीकेजेस रिड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। लीकेजेस की वजह से जो आउटपुट है वो इकोनॉमी से काफ़ी गिर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो। इंजेक्शंस बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सर्कुलर फ्लो है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में घूम रहे हैं, अगर इसके अंदर बाहर से कुछ फ्लो होता है पैसे का, उसे हम इंजेक्शंस कहते हैं। तो इंजेक्शंस में वो सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं जो सर्कुलर फ्लो को बढ़ाते हैं, ठीक है, सर्कुलर फ्लो को एक्सटेंड करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज वेरिएबल्स विच एक्सपैंड और इंक्रीज द सर्कुलर फ्लो। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पहला, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोथ बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर। सरकार अगर अपनी कंजम्पशन बढ़ा दे पहले से और प्राइवेट सेक्टर भी अपनी कंजम्पशन बढ़ा दे तो ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा खर्चा होगा, तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आएगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ती है तो भी पैसा इंजेक्ट होता है, तो भी सर्कुलर फ्लो बढ़ता है। तीसरा आ जाता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। जब भी एक्सपोर्ट्स होते हैं, जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे उतना बाहर से डॉलर्स आएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी, तो भी हमारे सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शंस आएंगे। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जो इंजेक्शंस मतलब इंजेक्शन से रिलेटेड है। जब भी सर्कुलर फ्लो में पैसा इंजेक्ट होता है तो इनकी वजह से होता है, और भी दो चार हो सकते हैं मगर ये मेन है। इंजेक्शंस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो जितने ज़्यादा इंजेक्शंस ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा आएगा, उतना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और आउटपुट बढ़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये सर्कुलर फ्लो वाला जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, नेशनल इनकम। तो इंपॉर्टेंस क्या है सर्कुलर फ्लो की, बहुत आसान है। सर्कुलर फ्लो सबसे पहले होता क्या है, आपको ये चीज़ लिखनी है कि सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एज वेल एज मनी इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में पैसा, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है उसे सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। सर्कुलर फ्लो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके फॉलोइंग रीजंस हैं। पहला रीजन, इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द डिफरेंट सेक्टर्स एंड देयर इंटरडिपेंडेंस। सर्कुलर फ्लो का चैप्टर पढ़ के या टॉपिक पढ़ के हमें पता लगता है कि अलग अलग सेक्टर्स का आपस में क्या लेन देन है। जैसे प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बदले हाउस होल्ड को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देना पड़ता है, वगैरह वगैरह। इनके जो इंटर रिलेशंस हैं और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी हमें नॉलेज देता है। सेकेंड आ जाता है, इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। सर्कुलर फ्लो का टॉपिक पढ़ के ही हमें पता लगता है कि लीकेजेस एंड इंजेक्शंस किस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो सर्कुलर फ्लो को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम लीकेज कहते हैं, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो सर्कुलर फ्लो को एक्सपैंड करते हैं, जिसको हम इंजेक्शंस कहते हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नेशनल इनकम। इसके थ्रू हम नेशनल इनकम की स्टडी जो करेंगे उसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से नेशनल इनकम को अंडरस्टैंड आपको करना होगा, उतना ही आपको सर्कुलर फ्लो का टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा। अगर सर्कुलर फ्लो का टॉपिक अच्छे से आएगा तभी आपको नेशनल इनकम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से बेटर तरीके से हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।